नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर के लिए एक सब्सिडाइज स्कीम है, जो बहुत फेमस सब्सिडाइज स्कीम है, जिसे हम लोग पीएमईजीपी कहते हैं। तो आज हम लोग पीएमईजीपी को डिटेल में समझेंगे। इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होंगे, इसमें उद्योग विभाग कैसे सहायता करेगी, इसमें सब्सिडी क्या होगा, मैक्सिमम लोन कैपिंग क्या होगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पीएमईजीपी योजना 2026 नया बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी सहायता, मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख तक इसमें लोन मिल सकता है आपको, और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसमें जो सब्सिडी है वो 15% से 35% तक है, जिसको आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे। उत्पादन इकाई के लिए है, सर्विस सेक्टर के लिए है, रोजगार सृजन के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो पीएमईजीपी अभी निभा रहा है। पीएमईजीपी क्या है? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नई सूक्ष्म इकाइयों के लिए स्वरोजगार योजना, रोजगार सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा, बैंक लिंक्ड योजना जिसमें मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग और सेवा व्यवसाय दोनों के लिए उपयोगी है। दो चीजें ध्यान रखना है इसमें कि ये स्कीम जो है केवल और केवल नए यूनिट के लिए है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें रोजगार सृजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप देख रहे हैं कि इसका जो नाम है उसमें ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लिखा हुआ है। मीन्स इस स्कीम का पर्पज सरकार के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अहम भूमिका निभाने का स्कीम होना है। कौन आवेदन कर सकता है? 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति, नए उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, सहकारी उत्पाद संस्थाएं, पंजीकृत संस्थाएं, ट्रस्ट और सोसाइटी। यह योजना नई इकाइयों के लिए। ध्यान रखना है कि इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें नए उद्यमी जो होंगे वो कंपनी नहीं हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कंपनी नहीं हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं हो सकती है। इन चीजों के लिए रिकमेंडेशन सरकार के पास गया हुआ है। अगर सरकार उचित समझती है तो इनको भी इस स्कीम का बेनिफिट देगी, लेकिन तत्काल में अभी कंपनी और पार्टनरशिप पीएमईजीपी स्कीम के अंदर फॉल नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर यदि आपका फॉर्म पार्टनरशिप है या कंपनी है तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखना है। कौन से बिजनेस उपयुक्त हो सकते हैं? तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में सभी बिजनेसेस इसके लिए उपयुक्त है। कुछ निगेटिव लिस्ट में दिया गया है। जो निगेटिव लिस्ट में बिजनेस आते हैं उनको छोड़ के बाकी सभी बिजनेस, जैसे बेकरी हो गया, टेलरिंग हो गया, मसाला प्रोसेसिंग हो गया। मसाला प्रोसेसिंग के लिए अभी सरकार के पास एक और स्कीम है जो हम लोगों ने अपने वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि मसाला यूनिट के प्रोसेसिंग के लिए सरकार के पास एक पीएमएफएमई योजना है, जो कि बहुत उपयुक्त योजना है। मीन्स जो भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट से रिलेटेड योजना है उसके लिए सबसे उपयुक्त है पीएमएफएमई। इसके अलावा जो भी यूनिट्स है, लाइक पैकेजिंग हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, फर्नीचर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टेलरिंग हो गया, इन सब चीजों के लिए आप पीएमईजीपी का बेनिफिट ले सकते हैं। सब्सिडी और अंशदान संरचना, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सामान्य वर्ग के लिए 10% का ओन कंट्रीब्यूशन है, जो हमारा अंशदान है वो 10% रहेगा। सब्सिडी का दो वे है। अगर हमारा यूनिट जो है शहरी क्षेत्र में लग रहा है तो उस केस में सब्सिडी 15% है। अगर हमारा यूनिट रूरल एरिया में लग रहा है तो उस केस में सब्सिडी 25% है। कुछ विशेष श्रेणी है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और महिला। अगर वो महिला सामान्य वर्ग की है उसके बाद भी वो विशेष श्रेणी में आएगी, और विशेष श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए 5% का ओन कंट्रीब्यूशन है, और अगर वो रूरल एरिया में है तो उनके लिए 35% का सब्सिडी है, और अगर वो अर्बन एरिया में है तो उनके लिए 25% का सब्सिडी है। इसीलिए मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सब्सिडी का कैपिंग है वो 15% से लेके और 35% तक है, जो हम लोगों ने यहां डिटेल में समझ लिया। जरूरी दस्तावेज क्या क्या है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, प्रमाण पत्र,
शैक्षणिक प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, क्योंकि पीएमईजीपी में जो भी आपका सब्सिडी होना है उसमें 8वां पास मैंडेटरी है, तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी लगना है, डीपीआर लगना है, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेगा, मशीनरी और उपकरण का कोटेशन लगना है। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी आप कोटेशन लें वो सही जगह से लें, सही सप्लायर से लें। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसे सप्लायर से ले लें जो आपका पेमेंट जाने के बाद आपके साथ कोई जाति करने लगे या आपको प्रॉपर मशीनरी ना सप्लाई करे। तो ध्यान रखना है, कोटेशन जो लेना है वो प्रॉपर सप्लायर से लेना है, सप्लायर का वेरिफिकेशन कर लेना है। और अगर इसमें किसी सहायता की आवश्यकता है तो डीआईसी में भी जाना है, और डीआईसी में जाके और जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं उनसे इस मशीनरी सप्लायर का वेरिफिकेशन भी करा लेना है। बैंक खाता विवरण इंपॉर्टेंट है, लोन के लिए बैंक खाता का होना बहुत जरूरी है। दस्तावेज जितने स्पष्ट होंगे प्रक्रिया उतनी आसान होगी। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? पहले पोर्टल पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, डीपीआर वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद से ये प्रोजेक्ट बैंक में चला जाएगा, बैंक प्रोजेक्ट सैंक्शन करेगी, यूनिट सेटअप होगा और उसके बाद से आपके अकाउंट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से सब्सिडी आ जाएगा। सही दस्तावेज और सही डीपीआर प्रक्रिया को बहुत आसान कर सकती है। ध्यान देने योग्य बातें जो हैं, सही और व्यवहारिक परियोजना चुनें। ध्यान रखना है कि केवल सब्सिडी के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं सेलेक्ट कर लेना है, जो आपके लिए उपयुक्त हो, जिसमें आपका एक्सपीरियंस हो, वही प्रोजेक्ट चूज करना है। डीपीआर सही जगह से बनाना है, सही तरीके से बनाना है और सही इंफॉर्मेशन देना है। अपना अंशदान पहले से तैयार रखें, जैसा कि हम लोगों ने अभी ऊपर वाले स्लाइड में डिस्कस किया कि अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो आपका ओन कंट्रीब्यूशन 10% रहेगा। अगर आप विशेष वर्ग में फॉल करते हैं तो उस केस में आपका ओन कंट्रीब्यूशन 5% रहेगा। तो वो कंट्रीब्यूशन आपके पास होना चाहिए। बैंक रिकॉर्ड और सिविल अच्छा रखें, ये ध्यान रखना है। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं होगा तो आपको बैंक लोन नहीं कर पाएगी, मीन्स आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखना है कि किसी भी बैंक में जो भी आपका नजदीकी शाखा हो वहां जाके सबसे पहले आप अपना सिविल चेक करा लें। अगर आपका सिविल अच्छा हो तो ही ये प्रक्रिया फॉलो करें, क्योंकि बिना अच्छे सिविल का आपको ना तो बैंक कोई सहायता कर सकती है और ना ही जिला उद्योग केंद्र आपकी कोई सहायता कर सकता है। केवल वास्तविक नई इकाई के लिए आवेदन करें। ध्यान रखना है कि यहाँ अपग्रेडेशन का कोई बात नहीं है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग यूनिट है तो उस केस में आपको इस स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल सकता है। योजना और व्यवहारिकता इस स्कीम को सफल बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनका भी अवेयरनेस बढ़े इस स्कीम के लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। थैंक यू।